वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज हम पार्ट 5 डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इससे पहले हमने पार्ट 1 टू पार्ट 4 कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 बात करता था अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, पार्ट 2 बात करता था अबाउट सिटीजनशिप, पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था अबाउट फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 में हमने डिस्कस किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज एंड पार्ट 4A बात करता था अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5 जो यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 टू 151 कंप्लीट बात करते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव की। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। ये सारे यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 टू 62 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है अबाउट प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को और भी बहुत नाम से बुलाया जाता है, जैसे हेड ऑफ द स्टेट, फर्स्ट सिटीजन, नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? नाम के हेड। रियल हेड किन्हें बोला जाता है? प्राइम मिनिस्टर को। कोई भी डिसीजन लेना है कंट्री के लिए तो वो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, बट जब तक उस डिसीजन पे हमारे प्रेसिडेंट साइन नहीं कर देते, कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी एक्ट लेके आ रहे हैं, कोई भी अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो जब तक उन पे प्रेसिडेंट के साइन नहीं होंगे तब तक वो डिसीजंस, वो लॉज, वो अमेंडमेंट अप्लाई नहीं हो सकती। तो ही इज नोन एज द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। फोर्थ, ही इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट का पार्ट है। पार्लियामेंट में दो हाउसेज आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और उनके साथ प्रेसिडेंट आते हैं। उसके अलावा फोर्थ है दैट ही इज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स। अब आर्टिकल 52 कहता है देयर शुड बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया का प्रेसिडेंट होना चाहिए। ये बात कौन करता है? आर्टिकल 52। नेक्स्ट कम्स द प्रेसिडेंट क्वालिफिकेशन। आर्टिकल 58 कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा, आप एलिजिबल होने चाहिए एमपी बनने के लिए लोकसभा के। यहाँ पे ये समझना कि एलिजिबिलिटी की बात की है। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बोला कि आप लोकसभा के मेंबर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एमपी हो ऑलरेडी तो आप प्रेसिडेंट की पोजीशन नहीं ले सकते हो, पहले आपको एमपी वाली पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात की जा रही है। सो ही और शी शुड बी एलिजिबल टू बी एमपी ऑफ लोकसभा। कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होना चाहिए। एज 35 ईयर होनी चाहिए। उसके अलावा उनको 50 एमपीज और 50 एमएलएस का सपोर्ट होना चाहिए, और एज अ सिक्योरिटी आरबीआई को वो 15,000 डिपॉजिट करवाएंगे। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शंस इनडायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब है कि हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इंडियन सिटीजन्स डायरेक्टली प्रेसिडेंट की वोट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव है जो, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जाके पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे एमएलए, हम एमएलए सेलेक्ट करते हैं, एमएलए आगे जाके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हम लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम एमपी सेलेक्ट करते हैं, वो एमपी जाके आगे प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो ये होता है इनडायरेक्ट मेथड। और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में कौन पार्टिसिपेट करता है? सबसे पहले इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज, लोकसभा एंड राज्यसभा। सेकंड, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। उसके अलावा यूटी, दिल्ली एंड पुडुचेरी ये पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में। अब पार्टिसिपेट कौन नहीं करता? लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड 12 नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब प्रेसिडेंट की इलेक्शन का वोटिंग पैटर्न क्या है? सो द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शेल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ, कौन से सिस्टम से होना चाहिए? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बुलेट। अब तीनों टर्म्स को एक एक करके हम समझेंगे। एक स्लिप दी जाती है वहां पे हर मेंबर को, और वहां पे क्या बोला कि जो ये लाइन में लिखा गया ये कैंडिडेट के नेम्स हैं। मतलब ए कैंडिडेट है, बी है और सी कैंडिडेट है। 3 कैंडिडेट प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए खड़े हुए हैं और ऊपर 1, 2, 3 नंबर लिखे जाते हैं। इमेजिन कर लेते हैं कि मैं एमएलए हूँ और मैं भी वहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रही हूँ,
ठीक है। तो अब जब मुझे ये स्लिप देगी तो हमें बताएगा कि आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस भरनी है इस कैंडिडेट में। अब मुझे बी कैंडिडेट पसंद है तो मैंने पहली प्रेफरेंस किसको दे दी, बी को दे दी। अब मेरे पे डिपेंड है कि मैंने किसी को सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस देनी है या नहीं देनी है। अगर मुझे सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस भी देनी है तो मुझे सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस देनी है ए को और थर्ड नंबर पे प्रेफरेंस देनी है मुझे सी को। तो ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, आपकी सारी वोट को काउंट किया जाएगा, ठीक है। और जब काउंट किया तो हमें पता चलता है कि ए को टोटल वोट 100 मिली है, बी को टोटल वोट 80 मिली हैं और सी को सिर्फ 40 मिली हैं। जो सी कैंडिडेट है उसको सबसे कम वोट मिली है, तो इसे तो वैसे ही आउट कर दो, ठीक है, ये तो एलिजिबल ही नहीं रहा, इसको वोट कम मिली है। तो इसकी जो 40 वोट्स हैं वो इन दोनों में डिवाइड की जाएंगी। तो क्या हो गया 20-20। तो कितना बना, ए को मिली टोटल 120 वोट्स, बी को मिली 100 वोट्स। तो अब सबसे ज़्यादा वोट किसके पास है, ए के पास है, तो ए सिलेक्ट हो जाएगा फॉर प्रेसिडेंट पोजीशन। तो ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और सीक्रेट बुलेट क्या होता है कि आप किसी के साथ डिस्कस नहीं करते हो, आप अपनी अपनी स्लिप पे अपने प्रेफरेंस फिल करते हो, किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं होती, बहुत सीक्रेटली किया जाता है ये काम। तो ये होता है वोटिंग पैटर्न जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है और सीक्रेट बुलेट होता है। अब वोटिंग वैल्यू एमएलए और एमपीज की डिफरेंट होती है। एक फॉर्मूला है, एमएलए की अगर हमने देखनी है वोटिंग वैल्यू तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एमएलए इनटू 1/1000। और सेम है कि अगर हमने एमपी की टोटल वैल्यू देखनी है तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल एमपी ऑफ ऑल स्टेट्स एंड टोटल एमपी लोकसभा के और राज्यसभा के कितने हैं वो देखे जाएंगे, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के एमपीज हैं उनकी जो वोटिंग वैल्यू है वो सेम ही रहती है। तो एमएलए की अगर हमने देखना है तो हम देखेंगे कि उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है और उस स्टेट में कितने एमएलए हैं और उनको 1/1000 कर देंगे। तो ऐसे वोटिंग वैल्यू निकाली जाती है एमएलएस की। ऐसे अगर हम एमपीज की बात करें तो टोटल वैल्यूज हर एमएलए की देखी जाती है कितनी है उनकी स्टेट्स में, और उसके बाद टोटल एमपीज कितने हैं लोकसभा और राज्यसभा के, तो ऐसे एमपीज की टोटल वैल्यू निकाली जाती है। अब आते हैं प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में। अब प्रेसिडेंट की सारी पावर्स, एग्जीक्यूटिव पे कौन सी पावर्स है उनके पास, लेजिस्लेटिव, पार्डनिंग पावर्स, उसके अलावा ऑर्डिनेंस पावर कौन सी है वो सारी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में उनके पास पावर है कुछ मेंबर्स को अपॉइंट करने की। वो मेंबर कौन से हैं, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। हर गवर्नर जो है स्टेट्स के उन्हें भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर, कैग, फाइनेंस कमिश्नर, इंडियन एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर, जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उन्हें भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। कमीशन टू इन्वेस्टिगेट कंडीशन ऑफ एससी एंड एसटीज, सॉरी यहाँ पे एसटीज आएगा, तो इन्हें अपॉइंट करने का काम किसका है, प्रेसिडेंट का काम है। उसके अलावा कुछ मेंबर्स को रिमूव करने की पावर भी किनके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, और वो कौन है, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देन लेजिस्लेटिव पावर। सबसे पहले पावर जो लेजिस्लेटिव में आती है वो ये है कि ज्वाइंट सिटिंग अगर कभी भी करवानी हो लोकसभा और राज्यसभा की तो वो कौन करवा सकते हैं, प्रेसिडेंट। उसके अलावा जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में उन्हें नॉमिनेट भी प्रेसिडेंट करते हैं। ये 12 मेंबर कौन से होते हैं, जो अपने ही किसी प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम करके आए हों, जैसे सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो ऐसे ही अपनी लाइन में अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो उन्हें नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में। उसके अलावा अगर किसी एमपी को, लोकसभा के या राज्यसभा के एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है, कोई ऐसी गलती की है कि उसे डिस्क्वालीफाई करना है, तो इलेक्शन कमीशन से कंफर्म करके उनसे पूछ के वो एमपी को वहां से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। सभा के स्पीकर या फिर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर किसी वजह से एब्सेंट है, दोनों ही। अब होता क्या है कि अगर लोकसभा के स्पीकर एब्सेंट है तो वहां पे डिप्टी स्पीकर आ जाते हैं, बट कोई केस ऐसा हो गया कि दोनों ही एब्सेंट है, उस टाइम जो एल्डर मेंबर होगा पार्लियामेंट का उसे अपॉइंट किया जाएगा एज अ स्पीकर, और उस स्पीकर को क्या बोला जाता है, प्रोटम स्पीकर। नेक्स्ट आता है पार्डनिंग पावर। पार्डनिंग पावर 5 तरह की होती है, पार्डन, रिमिशन, रिप्राइव, क्यूमिटेशन, रिस्पाइट। सबसे पहले आता है पार्डन। पार्डन में क्या होता है कि एक पर्सन की सजा पूरी तरह से खत्म कर देना, उसको जो भी सजा मिले उसको बोल दिया कि हाँ ठीक है, उसने जो ये गलती की थी जितनी सजा मिल गई उतनी ठीक है, अब इसको फ्री कर दो,
और सजा नहीं देनी, जितना करना था कर लिया, अब इसको फ्री कर दो, तो कंप्लीटली ही उसको फ्री कर देना, उसको लेट गो कर देना कि आप जाओ, आपकी सजा बहुत हो गई। सेकंड आता है रिमिशन। रिमिशन में क्या होता है कि आपको जो सजा मिली है उसे कम कर देना, बट उसका कैरेक्टर चेंज ना करना। जैसे आपको 5 साल की सजा मिली है, उसको कम करके 3 साल की सजा दे देना या 2 साल की सजा दे देना, इसे बोला जाता है रिमिशन। थर्ड आता है रिप्राइव। रिप्राइव का मतलब होता है कि आपकी जो सजा है ना, एक बार उन्हें पोस्टपोन कर दिया कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी आपकी जो पनिशमेंट है उसे पोस्टपोन कर दिया। जैसे आपको फांसी की सजा मिली है और आपको सजा कल मिलनी है, और आज आपने प्रेसिडेंट को अपील कर दिया, तो प्रेसिडेंट बोलेंगे अच्छा ठीक है, कल मत फांसी की सजा दो, एक बार इसे पोस्टपोन कर दो, टेम्परेरली सजा आपको सेम मिलेगी, बट फॉर कल मत देना, थोड़ा टाइम रुक के दे देना, तो आपकी सजा को पोस्टपोन कर देना। ये पावर को क्या बोला जाता है? रिप्राइव। देन आता है क्यूमिटेशन। क्यूमिटेशन का मतलब होता है कि आपकी सजा को ही चेंज कर देना, रिप्लेस कर देना वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर लेस सर्व। जैसे आपको उम्र कैद की सजा मिली है, ठीक है, आपने प्रेसिडेंट को अपील किया, प्रेसिडेंट बोलते ऐसे करो, इसको उम्र कैद की सजा मत दो, इसको 10 साल की सजा दे दो या 5 साल की सजा दे दो, इसके बाद इसको छोड़ देना। तो ये होता है क्यूमिटेशन। रिमिशन में क्या था कि आपकी जो सजा थी उसका करेक्टर चेंज नहीं किया था, यहाँ पे करेक्टर ही चेंज कर दिया पनिशमेंट का, कि आपको जो सजा मिली उसकी जगह पे आपको कोई और सजा दे दी। देन आता है रिस्पाइट। रिस्पाइट होता है कि आपकी सजा को कम कर देना कुछ ऐसे स्पेशल रीजन की वजह से। एग्जाम्पल, प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट लेडी को आप फांसी की सजा नहीं दे सकते, ठीक है, तो ऐसे केसेस में कुछ स्पेशल रीजंस की वजह से आप उस पर्सन की सजा को जब कम कर देते हो उसे बोला जाता है रिस्पाइट। हमारे कंट्री में 3 तरह की इमरजेंसी लगती है। नेशनल इमरजेंसी जो जिसकी बात आर्टिकल 352 करता है, देन स्टेट इमरजेंसी जिसकी बात आर्टिकल 356 करता है, देन फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसकी बात आर्टिकल 360 करता है। नेशनल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब कोई आपका आउटर किसी और कंट्री के साथ कन्फ्लिक्ट हो जाए, जैसे वॉर हो जाए, उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। स्टेट इमरजेंसी अगर वहाँ की गवर्नमेंट अच्छे से अपना काम नहीं कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, अपनी मर्जी चला रही है, उस टाइम पे स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब किसी रीज़न की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन कंट्री की ठीक ना हो, उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो ये इमरजेंसी लगाने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। देन कम्स द ऑर्डिनेंस पावर। ऑर्डिनेंस पावर क्या होता है? देखो हमारे 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन, देन विंटर सेशन, और इन सेशन में 6 मंथ का गैप होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 6 मंथ का गैप होता है। मतलब बजट सेशन आज हुआ तो अब 6 मंथ के बाद दोबारा दोनों हाउसेस बैठ के मॉनसून सेशन करेंगे, उसके बाद विंटर सेशन होगा, ठीक है। अब इन 6 मंथ में अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि हमें कोई लॉ बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा एक्ट लाना पड़ेगा, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पावर का यूज़ कर सकते हैं और एक न्यू बिल लेके आ सकते हैं। लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी हाउस प्रेजेंट ना हो पार्लियामेंट में, उस टाइम पे ऑर्डिनेंस पावर का यूज़ करके नया बिल ला सकते हैं प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट पावर है वीटो पावर। वीटो पावर टोटल प्रेसिडेंट के पास 3 है, एब्सोल्यूट वीटो पावर, क्वालिफाइड वीटो पावर एंड पॉकेट वीटो पावर। ये वीटो पावर मैंने एक अलग वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं उसका लिंक ऐड कर दूंगी, वहां से आप डिटेल में समझ सकते हो तीनों पावर्स का। अब प्रेसिडेंट ओथ किसे देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। अगर रिजाइन देना हो तो वो भी वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, और इनका रेजिडेंस जहां ये रहते हैं उसे राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। और कितने टाइम के लिए प्रेसिडेंट रहते हैं, उनकी टर्म कितनी है? 5 ईयर। नेक्स्ट आता है इम्पीचमेंट। मतलब क्या प्रेसिडेंट को 5 साल से पहले भी रिमूव कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं, क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर से किया जा सकता है। अब कोई भी हाउस, चाहे राज्यसभा चाहे लोकसभा, कोई भी इम्पीचमेंट डाल सकता है, और जब वो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा तो उसके लिए 1/4 वोटिंग चाहिए होगी। मतलब कोई भी हाउस डाले, लोकसभा डाले चाहे राज्यसभा डाले इम्पीचमेंट, बट जब वो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा तो वो 1/4 मेंबर से पास होना चाहिए, और उसके बाद वो अपने हाउस में बैठ के डिस्कस करेंगे। तो राज्यसभा के मेंबर 2/3 मेजॉरिटी से वोट कर देते हैं, उसके बाद लोकसभा के पास जाता है वो बिल। अगर लोकसभा भी साइन कर दे और उसके लिए भी 2/3 मेजॉरिटी ही चाहिए, और 2/3 मेजॉरिटी से लोकसभा भी वोट डाल दे, तो उसके बाद प्रेसिडेंट है जो उन्हें रिमूव किया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट को नहीं बिताया जाता, प्रेसिडेंट को
14 दिन पहले ही नोटिस दिया जाता है और इस 14 दिन में वो एज अ प्रेसिडेंट काम नहीं करते। तो इन 14 डेज में प्रेसिडेंट प्रूव कर सकते हैं कि जिस वजह से मुझे रिमूव किया जा रहा है ये गलत है, तो उन्हें ये टाइम दिया जाता है अपनी साइड बताने का भी। अगर प्रेसिडेंट पहले ही रिजाइन कर दें या इम्पीचमेंट हो जाए या 5 साल जो उनकी टर्म है 5 साल से पहले उनकी डेथ हो जाए, तो उस टाइम पे उस ऑफिस को संभालने का काम किसका है? वाइस प्रेसिडेंट का है। और वो टोटल 6 मंथ के लिए वहाँ पे बैठ सकते हैं, उसके बाद या उसके बीच में इलेक्शन होनी चाहिए। 6 मंथ से ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट उस ऑफिस में नहीं बैठ सकते। अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी उस टाइम पे डेथ हो जाए या वो भी रिजाइन दे दे, तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस जो होते हैं इंडिया के, वो उस पोजीशन पे आके बैठते हैं। आगे आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल 52 हमने डिस्कस किया था, जो बात करता है कि हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट होना ही चाहिए, देयर शुड बी प्रेसिडेंट इन इंडिया। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करता है जो प्रेसिडेंट को दी जाती हैं। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है कि किस मेथड से इलेक्शन होती है, तो वो हमें पता है, अब इनडायरेक्ट मेथड से होती है। देन आर्टिकल 55 बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शंस की, जो हमने डिस्कस किए थे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बुलेट, इस मैनर की बात करता है हमारा आर्टिकल 55। उसके बाद कितने टर्म के लिए रहते हैं प्रेसिडेंट, वो आर्टिकल 56 बात करता है। देन आर्टिकल 57 बात करता है एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, कि प्रेसिडेंट अगर 5 साल का टर्म कंप्लीट कर लेता है तो क्या वो एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए, तो उसकी बात की जाती है आर्टिकल 57 में। तो हाँ, प्रेसिडेंट एलिजिबल होते हैं री इलेक्शन के लिए। उसके बाद आर्टिकल 58 बात करते हैं क्वालिफिकेशन, क्या चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। आर्टिकल 59 बात करता है कि कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। के बाद आर्टिकल 60 बात करता है ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 बात करता है इम्पीचमेंट की, और आर्टिकल 62 बात करता है टाइम फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसीज। ये वही है कि अगर इम्पीचमेंट हो जाए, रिजाइन दे दें या डेथ हो जाए, तो उस टाइम पे जो वैकेंसी आ जाती है उस सीट पे, तो कितने टाइम के बाद दोबारा वो वैकेंसी को फिल किया जाएगा, इसके बाद आर्टिकल 62 करता है। आर्टिकल 52 टू 62 बात करता था प्रेसिडेंट की, बट कुछ ऐसी पावर्स थी जो आगे जाके कुछ और आर्टिकल्स में आती है। जैसे कि आर्टिकल 65 बात करता है कि जब वैकेंसी आ जाती है तो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट हो जाती है तो उस टाइम पे उस पोजीशन पे आके कौन बैठता है? वाइस प्रेसिडेंट बैठता है। तो इसकी बात कौन करता है? आर्टिकल 65। देन हमने पार्डनिंग पावर देखी थी, तो उसकी बात आर्टिकल 72 करता है। उसके बाद आ जाता है 77 आर्टिकल क्या कहता है कि जो भी यूनियन गवर्नमेंट एक्शन लेगी, कोई भी पावर का यूज करेगी, तो उस एक्सरसाइज को पूरा करने के लिए किसके साइन चाहिए होंगे? प्रेसिडेंट के। वीटो पावर की बात करता है आर्टिकल 111। ऑर्डिनेंस की बात की जाती है आर्टिकल 123 में। आर्टिकल 143 बात करता है प्रेसिडेंट कंसल्ट विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के। इसकी बात कौन करता है? आर्टिकल 143। अब कुछ अमेंडमेंट्स हैं, जैसे आर्टिकल 24 अमेंडमेंट, जहां पे उन्होंने बोला था कि प्रेसिडेंट वीटो पावर की यूज अमेंडमेंट बिल में नहीं कर सकते। सेकेंड है 42nd अमेंडमेंट, कोई भी वर्क है जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताते हैं, प्रेसिडेंट हैज टू परफॉर्म, प्रेसिडेंट को वो परफॉर्म करना पड़ेगा। मतलब 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बोल देंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल देंगे प्रेसिडेंट को, वो उन्हें करना ही पड़ेगा। तो ये 42nd अमेंडमेंट में बोला। बट वहीं आ जाता है 44th अमेंडमेंट, उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट बॉन्ड नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोल दिया, वो करना ही पड़ेगा। आप उनसे राय ले सकते हो, बट डिसीजन किसका होगा फाइनल? प्रेसिडेंट का, कि उसको फॉलो करना है या नहीं करना है। तो ये आई अमेंडमेंट 44। तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने पार्ट 5 के आर्टिकल 52 टू 62 डिस्कस कर लिया अबाउट प्रेसिडेंट। आई होप आपको ये आज की क्लास अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ट्यूसडे मिलते हैं वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।